Morning, good morning. तो हमने अभी क्या देखा था, परसों रिएक्ट चालू किया है। तो रिएक्ट क्या रहता है, किसने बनाया, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, और उसमें क्या खास था। उसमें क्या खास था कि जो उसमें क्या खास था जो उसको इतना फेमस किया। तो मेजरली उसका जो परफॉर्मेंस था, कैमरा लगा था क्या? स्टैंड नहीं है क्या? स्टैंड है ना कुछ? अच्छा, लिख गया क्या तू? तेरे को लग रहा था? अच्छा, दिया। तो यहाँ पर भी लगा। अच्छा, यहाँ नहीं लगता है। ठीक है ना? ओके। सो व्हाट इज रिएक्ट? रिएक्ट क्या है?
रिएक्ट क्या है? रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, इट्स नॉट अ फ्रेमवर्क, इट इज अ सो जनरली जब भी मैंने कोई भी चीज पढ़ना है, मैंने तुम लोगों को बोला था, तो इट्स ऑलवेज गो टू देयर डॉक्यूमेंटेशन, कि हम लोगों को उसके डॉक्यूमेंटेशन पर जाकर देखना पड़ता है कि उसमें क्या अवेलेबिलिटी है, क्या है उसमें। ठीक है, तो मैंने पिछली बार भी बोला था, अगर बूटस्ट्रैप पढ़ना है तो बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन में जाओ। अगर बूटस्ट्रैप पढ़ना है तो कहाँ जाएंगे? बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे। बूटस्ट्रैप पढ़ना है तो बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, वहां पर सब लिखा होता है कि ये लाइब्रेरी को कैसे चालू करना है, कैसे करना है, कैसे ऑन करना है, कैसे ये लाइब्रेरी को यूज करना स्टार्ट करना है। आजकल नाम HTML और CSS पे जो अभी बच्चे लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें मैंने देखा कि फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड लेआउट, ये दो कॉन्सेप्ट बहुत पूछ रहे हैं CSS में। मैं वापस CSS पे जा रहा हूँ, तो तुम लोग CSS में देखोगे यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स पढ़ लेना सब लोगों ने एक बार, कि वो फ्लेक्स बॉक्स क्या रहता है। CSS फ्लेक्स बॉक्स, CSS फ्लेक्स बॉक्स पढ़ लेना सभी ने, बिकॉज दिस इज लेआउट का कंसेप्ट है ये एक और फ्लेक्स बॉक्स का। एंड दूसरी चीज है कि CSS ग्रिड लेआउट, आजकल ये दो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोचेस में ये दो चीजें बहुत पूछ रहे हैं, तो सबने ग्रिड लेआउट, इन CSS, ग्रिड लेआउट इन CSS, इस पे ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ये लोग। ग्रिड लेआउट इन CSS एंड देन फ्लेक्स बॉक्स, ये दो चीजें बहुत आ रहे हैं क्वेश्चंस में। हेलो बोलो साहब, हाँ बोलो सर। हाँ हाँ ठीक है, भेजता हूँ। तो ये ग्रिड लेआउट और CSS वगैरह ये बहुत कॉमनली यूज चीज़ें हो चुकी हैं, और इंटरव्यू में हम लोग ने बेसिक्स तो पूरा HTML का पढ़ा, बट ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। अब वो दूध लाने जाओ ना। ठीक है ठीक है, तो ग्रिड लेआउट और ये बहुत कॉमनली यूज्ड इंटरव्यू क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, खैर इसको देख लेना एक बार। CSS ग्रिड लेआउट बेसिक एग्जांपल्स वगैरह, ये MDM बोला था मैंने, मोजिला फायरफॉक्स MDM, ये भी बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है जहाँ से तुम लोग पढ़ सकते हो। इसमें अलग अलग चीज़ों के अलग अलग एग्जांपल्स दिए हैं।
ठीक है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन के रिलेटेड ये दो टॉपिक थे, HTML और CSS के अंदर, जो कि आजकल मार्केट में बहुत कॉमन चल रहे हैं क्वेश्चंस। इसलिए मैंने ये CSS, खासकर CSS बहुत सारों का अपना पहले ही हो चुका है, बट ठीक है। सो अभी हम लोग मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट बोले तो रिएक्ट। रिएक्ट अभी हम लोग रिएक्ट देख रहे हैं। वो परसों भी अपन ने रिएक्ट स्टार्ट किया था। सो हमेशा जब भी पढ़ना है उसके डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ो। So always learn from the documentation. So I say quick start. Hmm. So पहले तो what is React? React क्या है? React is a, पहला क्वेश्चन आता है, इंटरव्यूअर पूछता है व्हाट इज अ रिएक्ट। रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। इट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस, यूआई। यूआई का शॉर्ट फॉर्म क्या है? यूजर इंटरफेस। रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। तो सबसे पहला डेफिनेशन, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हाँ। किसी को कोई क्वेश्चन और डाउट रहा तो मैसेज करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिएक्ट इज जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। कैसे यूजर इंटरफेस बनाता है ये? इट इज अ डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज अ component based programming language. You learn this programming language once and you can write anywhere. write anywhere बोले तो तुम लोग इसमें रिएक्ट में एक एक एंड्रॉयड ऐप भी बना सकते हो रिएक्ट नेटिव के थ्रू। एक वर्चुअल रियलिटी ऐप भी बना सकते हो रिएक्ट वीआर के थ्रू। तुम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हो इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तुम लोग सर्वर साइड रेंडरिंग भी कर सकते हो नेक्स्ट जेएस के थ्रू। इस तरीके से एक बार सीख लो और अलग अलग जगह इसका एप्लीकेशन है, अलग अलग प्लेसेस पे रिएक्ट का एप्लीकेशन है। सो कल हम लोग ने, परसों हम लोग ने ये रिएक्ट बिग पिक्चर देखा था In कि this हम लोग क्यों module, we रिएक्ट explored the करना many चाहिए reasons हमने। that React has become so popular. It's exceptionally flexible. You can build web apps, native apps, desktop apps, virtual reality apps, and more. React provides a rapid feedback development experience that allows the developer to work with single components in isolation. You don't need the cognitive overhead and slow feedback loop that often occurs when maintaining separate, interconnected files. Facebook has made a deep corporate investment in React, including a full-time development staff, excellent documentation, and heavy public usage by Facebook itself on both Facebook.com and Instagram. React has remarkable community support. It's one of the most popular projects on GitHub, and it's used by many of the most respected companies in the world. It offers excellent performance by default and handy performance enhancements for the rare occasions that you need them. Finally, it's easy to test, especially with popular libraries like Jest that are built into popular boilerplates like Create React App. Okay, so this module was admittedly quite the sales pitch. Life can't all be rosy, you're right. So in the next module, let's consider the trade-offs that are inherent in React.
I enjoy React, but I have to admit, I just gave you a one-sided sales pitch. So in this module, let me step back and be more balanced. Here's the plan. Let's consider 6 key trade-offs that you accept when you choose React. These are the key trade-offs that the React development team made when designing React. In the next few clips, let's consider the impact of these key trade-offs so that you can better understand if React makes sense for your team. तो जनरली पहला क्वेश्चन जो रहता है इंटरव्यू का कि तुमने रिएक्ट क्यों यूज किया, दिस इज आल्सो वेरी कॉमन क्वेश्चन जो कि अपन ने परसों देख लिया। तो क्या क्या बेनिफिट्स थे रिएक्ट के? वाई रिएक्ट, क्यों रिएक्ट चूज करना है तुमको? सब लोगों ने लिख के निकाला क्या? नहीं? हाँ, फ्लेक्सिबल है, पहला पॉइंट फ्लेक्सिबल है। सो ये क्योंकि एक ये इंटरव्यू क्वेश्चन है इसलिए तुम लोगों को मैं अच्छे से जा रहा हूँ। पहले तो व्हाट इज रिएक्ट पूछता है इंटरव्यूअर। व्हाट इज रिएक्ट? व्हाट इज रिएक्ट? रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। लाइब्रेरी बोलना जरूरी है, हाँ। इट इज नॉट अ फ्रेमवर्क, इट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी टू बिल्ड यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस बोले तो हाँ, मतलब HTML पेज। यूजर इंटरफेस बोले तो HTML पेज बराबर। UI बोले तो ब्राउजर के अंदर दिखने वाली चीज, सामने दिखने वाली चीज, यूजर को इंटरफेस, कंप्यूटर के साथ इंटरफेस करने वाली चीज। तो क्या रहती? ब्राउजर। ब्राउजर में जो भी अभी तक अपन जो भी बिल्ड कर रहे थे यूआई कर रहे थे बराबर। So it is a JavaScript library for building user interface. User interface बोले तो वेब एप्लीकेशन या जो भी तुम बोल लो, ये सब यूज करने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज होता है। हाँ सॉरी, रिएक्ट यूज होता है। जावास्क्रिप्ट भी वही है। तो रिएक्ट इज नथिंग बट एडवांस जावास्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं इसको। लेकिन सबसे पहले ये आंसर देना कि सबसे पहले ऊपर का, जिसको जावास्क्रिप्ट आता है उसको रिएक्ट आ जाता है। रिएक्ट इज मॉडर्न जावास्क्रिप्ट भी बोल सकते हो, या फिर रिएक्ट इज एडवांस जावास्क्रिप्ट भी बोल सकते हो। मतलब कोई भी अभी ज्यादातर लोग ट्रेडिशनल वे में नहीं जाते। कोई भी आजकल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी को ढूंढ के उसकी जगह कुछ टेक्स्ट असाइन करना, ये वो काम अब कोई नहीं करता है। समझ में आ रहा है? पहले लोग करते थे, मैंने भी किया है वो डॉक्यूमेंट के साथ खेलना। लेकिन आजकल इतने लाइब्रेरीज आ गए हैं मार्केट में जो कि बहुत और सिंपल कर दिया है वेब डेवलपमेंट को और ज्यादा सिंपल कर दिया है। सिंपल कर दिया है बोले तो रिएक्ट जैसी टेक्नोलॉजी, एंगुलर जैसी टेक्नोलॉजी, व्यू जेएस जैसी टेक्नोलॉजी ने मॉडर्न वेब एप्लीकेशन बनाना और सिंपल कर दिया है, वेबसाइट बनाना और सिंपल कर दिया है। इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं हम लोग? एडवांस जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजीज, एडवांस जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजीज बोल रहे हैं। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? ठीक है। सो रिएक्ट इज क्यों? वाई रिएक्ट? वाई रिएक्ट एक क्वेश्चन आता है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन what is the difference between React and other libraries and other frameworks or libraries? Other frameworks or libraries, जैसे कि what is the difference between React and Angular? Angular भी बहुत फेमस है। ये Angular जो है ये गूगल ने बनाया है।
आजकल एंगुलर के बहुत ओपनिंग आ रहे हैं रिएक्ट की जगह। तो आजकल तो जिसको रिएक्ट आता है ना, जनरली अगर तुमको जनरली हम लोग ना, हाँ, दो टर्म है जब तुम इंटरव्यूज वगैरह देने जाओगे। एक मीन स्टैक है, मीन स्टैक डेवलपर। एक तो अब अभी तो अपन जो पढ़ रहे हैं वो फ्रंट एंड डेवलपर का पार्ट पढ़ रहे हैं, बराबर। और एक होता है मर्न स्टैक डेवलपर। ठीक है, मतलब मीन स्टैक बोले तो मोंगो, एक्सप्रेस, एंगुलर और नोड जेएस। मोंगो बोले तो मोंगो डीबी, ई बोले तो एक्सप्रेस, एक्सप्रेस बोले तो ये बैकएंड का। तो ये मीन स्टैक और मर्न स्टैक बोले तो ये फुल स्टैक डेवलपर के कैटेगरी में आ जाते हैं। और अगर सिर्फ किसी को सिर्फ यूआई आता है, जिसको सिर्फ यूआई आता है, मतलब जिसको सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ही आता है, बैकएंड का कुछ भी नहीं आता है, डेटाबेस कुछ भी नहीं आता है, उनको क्या बोलेंगे? या फिर रिएक्ट आता है, तो रिएक्ट आता है या एंगुलर आता है, तो इनको क्या बोलेंगे? फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर, जैसे मैंने पहले भी बोला, जिसको रिएक्ट, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट और एंगुलर एंगुलर आता है, उनको क्या बोलेंगे? फ्रंट एंड डेवलपर। और जिसको बैक एंड आता है, मतलब बैक एंड में क्या है? नोड जेएस हो जाता है, डेटाबेस हो जाता है, मोंगो डीबी, एक्सप्रेस हो जाता है। एक्सप्रेस फ्रेमवर्क से तुम गेट, पुश, पोस्ट, एपीआईज वगैरह बना सकते हो, इसीलिए तुम लोग क्या बोलते हो? तो ये मर्न स्टैक बोले तो पूरा, मर्न स्टैक बोले तो मोंगो डीबी, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस जो फ्रेमवर्क होता है ये गेट, पुट, पोस्ट मेथड बनाने के लिए यूज होता है बैकएंड में। और रिएक्ट बोले तो जो अपना फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है। और नोड जेएस बोले तो ये भी बैकएंड की लैंग्वेज है। तो जिसको ये तीनों चारों आते हैं उसको फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं। तो अभी आजकल फुल स्टैक डेवलपर भी बोलते हैं, या कोई कोई बोलता है अगर रिएक्ट आता है विथ नोड जेएस और मोंगो डीबी वगैरह, उसको मर्न स्टैक डेवलपर भी बोलते हैं। कोई कोई उसको मीन स्टैक भी बोलता है। खाली यहाँ पे ए बोले तो ए चेंज हो रहा है और यहाँ पे आर चेंज हो रहा है। ए बोले तो जिसको एंगुलर आता है बैकएंड के साथ, वो मीन स्टैक डेवलपर हो गया। और मर्न स्टैक बोले तो जिसको रिएक्ट आता है बैकएंड के साथ, तो वो हो गया मर्न स्टैक। ये दोनों को भी अगर एक कॉमन टर्म बोले तो ये दोनों को भी फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं। खैर, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट एंड अदर लाइब्रेरीज, जो अभी अपन देखने वाले हैं यहाँ पे। पहले तो वाई रिएक्ट अपन ने देख लिया। क्यों रिएक्ट? क्यों रिएक्ट? पहले फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें। फ्लेक्सिबिलिटी बोले तो, हाँ, क्या है? अच्छा, इजी टू यूज है। और ओपन सोर्स है, ठीक है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स तो वो कम्युनिटी में आ गया। परसों अपन ने देखा फ्लेक्सिबिलिटी में क्या पॉइंट्स डालते हैं अपन। एक तो यहाँ पे वाई रिएक्ट जब अपन ने पढ़ा, तो अपन ने फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ा, डेवलपर एक्सपीरियंस पढ़ा। फ्लेक्सिबिलिटी बोले तो अपनी ये HTML इनसाइड जावास्क्रिप्ट है, राइट? बराबर। HTML को जावास्क्रिप्ट के अंदर डाल दिया, बराबर। फ्लेक्सि और इफ यू नो जावास्क्रिप्ट, if you know JavaScript well, you will learn React easily. Or if you learn React once,
and you can code in any language. Sorry, you can make application anywhere. You can make applications like कौन कौन सा एप्लीकेशन बना सकते हैं अपन? वेब वेब एप्लीकेशन जैसा कि अपन बनाते हैं, जैसे कि फेसबुक एक वेब एप्लीकेशन है। फिर मोबाइल ऐप बना सकते हैं हम। मोबाइल ऐप किसके थ्रू? रिएक्ट नेटिव के थ्रू। रिएक्ट डैश नेटिव। फिर तुम गैट्सबी से या फिर नेस्ट जेएस से, नेक्स्ट जेएस से हम लोग सर्वर SRS बोलते हैं, सर्वर साइड रेंडरिंग। सर्वर साइड SSR, सर्वर साइड रेंडरिंग। सर्वर साइड रेंडरिंग बोले तो HTML का कोड सर्वर पे रहता है और वहां से रेंडर होता है इंस्टेड ऑफ स्टैटिक वेब पेजेस। कोई क्वेश्चन है क्या? एंड फिर हम लोग VR भी कर सकते हो रिएक्ट VR के थ्रू। तो इस तरीके से तुम लर्न वंस एंड देन यू आर वेरी फ्लेक्सिबल। दूसरा है डेवलपर्स एक्सपीरियंस, मीन्स क्योंकि डेवलपर एक्सपीरियंस लाइक ये HTML इनसाइड जावास्क्रिप्ट शायद यहाँ पे आ जाता है डेवलपर्स एक्सपीरियंस में। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाता है, वेरी गुड इंटेलिजेंस मिलता है क्योंकि यू आर राइटिंग कोड इन जावास्क्रिप्ट। क्योंकि अगर HTML में लिखते तो अपने को डिव लिखना पड़ता, कौन सा डिव लिख रहे अपने को पता होना चाहिए, आईडी कहाँ पे डाला अपने को पता होना चाहिए। लेकिन जावास्क्रिप्ट में अगर कोड लिख रहे कि डॉट मारे कि उसके पूरे फंक्शंस पता चल जाते हैं, तो इट विल गिव यू अ ग्रेट डेवलपर एक्सपीरियंस। तीसरा है कि वापस एक बार गो थ्रू कर लेना तुम लोगों ने। कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट लाइक फेसबुक इज वाइडली यूज लैंग्वेज। वाइडली यूज मतलब टॉप नॉच, टॉप टॉप कंपनीज यूज top companies uses React for their development purposes। फिर चौथा है कम्युनिटी सपोर्ट। कम्युनिटी सपोर्ट बोले तो फेसबुक, फेसबुक के ऑलरेडी तीन से चार डेवलपर काम करते हैं उस पे, प्लस 1300 कॉन्ट्रीब्यूटर्स है उसके, 1300 कॉन्ट्रीब्यूटर्स है उसके, पता है ना, मतलब 1300 लोग ये और ये ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स है। पांचवा है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस देखे थे अपन ने। परफॉर्मेंस में क्या था, रिएक्ट वाज द फर्स्ट, रिएक्ट वाज द फर्स्ट टू introduce the concept of, क्या कॉन्सेप्ट लाया था इन्होंने परफॉर्मेंस के लिए? वर्चुअल वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट लाया था उसने, वर्चुअल डॉम। वो उसने देखा कि जावास्क्रिप्ट इज फास्ट, जावास्क्रिप्ट इज फास्ट, it's the DOM, it's the DOM that
makes the browser application slow. So Facebook brought the concept of virtual DOM. Virtual DOM बोले तो जो ऑलरेडी ये DOM है, अभी ये पूरा पेज ये HTML का पेज है, इसको इंस्पेक्ट करोगे तो ये HTML से लेके HTML तक ये पूरा DOM है, राइट। और कोई भी चीज यहाँ पे चेंज हो रही थी तो वो DOM अपडेट होते रहता था, बराबर। कोई भी चीज चेंज होती थी तो पूरा डॉम, स्टेट कभी भी चेंज होता था तो डॉम। तो फेसबुक ने क्या किया कि ये एक रियल डॉम है, ये एक रियल डॉम है, इसी का क्या करा उन्होंने, एक कॉपी बनाया। इसका क्या करा, इसका क्या करा, कॉपी बनाया। तो वर्चुअल डॉम इज अ कॉपी ऑफ द एग्जिस्टिंग डॉम। और जब भी कोई चेंज होता है एग्जिस्टिंग डॉम के अंदर तो उन्हें क्या करता है कि जो भी चेंज हुआ ये वर्चुअल डॉम से कंपेयर करता है, और जितना भी चेंज, सिर्फ जो चेंज हुआ उतना पर्टिकुलर सेक्शन उन्हें क्या करता है, रीलोड करता है या अपडेट करता है इन द बेस्ट ऑप्टिमल अल्गोरिदम यूज करके। बेस्ट ऑप्टिमल अल्गोरिदम यूज करके बेस्ट ऑप्टिमल अल्गोरिदम यूज करके। सो तो बहुत सारे लोग मेरे को अभी 3 इंटरव्यू में ये पूछा कि व्हाट इज वर्चुअल डॉम, क्या है। सो वर्चुअल डॉम, तो तुमने बोलते आना, वर्चुअल डॉम इज द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉम। ओरिजिनल डॉम, whenever there is a state change, whenever there is a state change, then React compares the changes in the DOM with the virtual DOM and uses the best algorithm to update the DOM, and this improves the performance. तो इस तरीके से सबका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ। क्यों? क्योंकि इन्हीं ने जो डॉम था उसका क्या करा, एक कॉपी बनाया। कॉपी बनाया बोले तो उसको एक क्या बोलेंगे, कॉपी बनाया बोले तो वर्चुअल डॉम है, जो ब्राउजर के अंदर है वही है, बट वर्चुअली है। वर्चुअली है बोले तो कॉपी बनाया है उन्होंने, उसने क्या करा, उसका कॉपी बनाया। और जब भी स्टेट चेंज हुआ, जब भी स्टेट चेंज हुआ तब उसने क्या किया, जो भी स्टेट चेंज होके जो डॉम मिला उसको उसको क्या करा उन्होंने, बेस्ट पॉसिबल अल्गोरिदम से, फेसबुक के डेवलपर ने इतना बेस्ट अल्गोरिदम बनाया कि कम से कम टाइम में ये दोनों को कंपेयर करके जितना चेंज है सिर्फ उतना ही अपडेट किया, जितना चेंज है उतना ही अपडेट किया। इससे इससे डॉम रेंडरिंग फास्टर हुई। दिस हेल्प्ड इनटू द परफॉर्मेंस as the DOM rendering was now faster. ये इंटरव्यू में पूछ रहे हैं तुम लोगों को, इसीलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूं। और लास्ट वन है टेस्टिंग। इतना डिटेल में तुम लोगों को बताना नहीं होता है, ना ही ये फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह बताना होता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह तो उन्होंने ग्रुपिंग वगैरह किया है, लेकिन तुम लोग बता सकते हो, इसमें से 3 पॉइंट तो बता ही सकते हो। 2-3 पॉइंट इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करता है कि तुम उसको बताए। जैसा कि पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी वाला पॉइंट बताना चाहिए कि तुम एक बार ही रिएक्ट पढ़ लो और बाद में तुम लोग रिएक्ट के अंदर से कोई भी उसमें लगेगा। ये पढ़ने वाला कॉन्सेप्ट ज्यादातर यूज नहीं होता है। तो पहले वाला पॉइंट, मेजर पॉइंट जो है ये तो ये परफॉर्मेंस वाला बेनिफिट जो रिएक्ट ने लाया सभी के लिए, वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट लाया, इसीलिए वो फेमस हुआ। और दूसरा है कि क्योंकि ये HTML इनसाइड जावास्क्रिप्ट था, तो इफ यू आर अ good JavaScript developer, then you are good with
then you are good with React. मतलब अगर तुमको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आता है तो तुम लोगों को React आता है. और इट इज अ लाइट वेट लाइब्रेरी, कहीं पे भी जाके फिट हो सकती है, कहीं पे भी जाके फिट हो सकती है. जैसा कि फेसबुक ने क्या किया था कि उसका पीएचपी का, पहले फेसबुक पीएचपी में बना हुआ था, उसने थोड़े थोड़े से एक एक छोटे 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 कंपोनेंट से रिएक्ट की लाइब्रेरी उसके अंदर डाल के इंपोर्ट करके छोटे छोटे कंपोनेंट से पूरी वेबसाइट को माइग्रेट किया था रिएक्ट में. आज फेसबुक रिएक्ट में बना हुआ है, इंस्टाग्राम रिएक्ट में है, व्हाट्सएप रिएक्ट में है. एंड देन द लास्ट पॉइंट इज टेस्टिंग. टेस्टिंग इज वेरी इजी बिकॉज जो जेस्ट से हम लोग टेस्टिंग करते थे. जेस्ट बोले तो अगेन जेस्ट जो जेएस है, जो टेस्टिंग लाइब्रेरी है, ये भी फेसबुक ने बनाई हुई है, तो इसकी कंपेटेबिलिटी बहुत अच्छी है. फिर बाद में जैस्मिन वगैरह नहीं है, मतलब तुमने बोलना कि जैसे, और इवन रिएक्ट की खुद की टेस्टिंग लाइब्रेरी है, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी, जो कि अभी अभी रिलीज हुई है टेस्टिंग लाइब्रेरी. तो इस तरीके से टेस्टिंग के ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे टूल्स रिएक्ट के पास अवेलेबल है, इसीलिए भी रिएक्ट फेमस है. तो टेस्टेबिलिटी में बहुत अच्छा काम कर देता है रिएक्ट. तो टेस्टेबिलिटी बोले तो ये जेस्ट और उसमें, और इंटरव्यूअर ने अगर तुमको बोला कि तुमने यूनिट टेस्ट केसेस लिखे हो क्या, तो तुमने बोलना यस मैंने लिखे हैं, यूनिट टेस्ट केसेस मैंने लिखे हैं बोलना. ठीक है. तो ये हो गया परसों का रिवीजन, और क्यों हम लोग रिएक्ट यूज करना चाहते हैं. आज हम लोग देखेंगे कि रिएक्ट और दूसरे लाइब्रेरीज के अंदर क्या डिफरेंस है. सबसे पहला पॉइंट है कि रिएक्ट जो है वो क्या है. पहला पॉइंट है कि फ्रेमवर्क वर्सेस लाइब्रेरी. फ्रेमवर्क वर्सेस लाइब्रेरी मतलब एंगुलर क्या है, एक फ्रेमवर्क है. फ्रेमवर्क बोले तो हाँ, पूरा स्ट्रक्चर ये वो सब, वो फ्रेमवर्क में सब बना के दे देता हूं उन्हें. क्या करता, सभी चीजें बना के दे देता हूं मैं फ्रेमवर्क में. लाइब्रेरी में क्या है, खाली एक जेएस फाइल है. जैसा कि अगर मेरे को रिएक्ट की लाइब्रेरी अगर मेरे को वीएस कोड में डालना है तो मैं डाल सकता हूँ, बराबर. ठीक है. Framework versus library. Competitors like Angular and Ember are frameworks. React, in contrast, is generally considered a library since it's lean and focused on components. Now, a framework isn't fundamentally better than a library, it's a trade-off. Here's a few advantages to choosing the framework approach. अभी फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी, ऐसा भी नहीं बोल सकते तुम कि फ्रेमवर्क खराब है या लाइब्रेरी खराब है. फ्रेमवर्क का अपना अलग यूज है, लाइब्रेरी का अपना अलग यूज है. तो तुम्हारा प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, तुम्हारा प्रोजेक्ट, तुम्हारा टीम का साइज, तुम्हारा सब कुछ के अकॉर्डिंग तुम लोग डिसाइड करोगे कि तुम लोग फ्रेमवर्क पे जाना चाहते हो या तुम लाइब्रेरी पे जाना चाहते हो. अगर तुम लाइब्रेरी के थ्रू जाना चाहते हो तो तुमको रिएक्ट यूज करना चाहिए. अगर तुम लोग फ्रेमवर्क के थ्रू जाना चाहते हो तो तुम लोग एंगुलर यूज करना चाहिए. समझ में आ रहा है. A framework contains more opinions, so you can avoid spending time trying to choose between many options. This reduces decision fatigue, and there's often less setup overhead. Frameworks can help enforce consistency since most frameworks are more opinionated. However, React's library approach also has some clear advantages. At only around 35K gzipped, React is significantly smaller than most frameworks. This means that it's small enough that you can sprinkle it on existing applications so that you can slowly migrate an existing app to React, even a server-side rendered app.
Imagine you have an existing app built in .NET, Java, Ruby, PHP, Python, whatever. Since React is small and flexible, you can replace a single component on the page with a React component. So you can use your React components anywhere because they're lightweight. This is precisely how Facebook slowly migrated from a server-side rendered PHP application to React. And React doesn't force many decisions on you. It allows you to only pull in the features that you need to keep your app lean and fast. You're free to pick the precise technologies that you need for your project. And you're free to select the best technology for your use case as well. Decision fatigue is also largely a solved problem with React because opinionated boilerplates like Create React App effectively turn React into an optional framework. तो फ्रेमवर्क में क्या होता है, क्लियर ओपिनियंस रहते हैं, फ्रेमवर्क में क्लियर लेस डिसीजन फैटीग रहता है। मतलब क्या रहता है, इसका मतलब ये है कि तुम एंगुलर जैसा एक फ्रेमवर्क यूज करते हो, जैसी तुम एक एंगुलर के अंदर जैसी तुम जैसी तुम गेटिंग स्टार्टेड करते हो एंगुलर के अंदर, तो एंगुलर तुम लोगों को एचटीएमएल के पेजेस बना के जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, कंपोनेंट्स वगैरह तुमको पूरा एक प्रोजेक्ट, रेडीमेड सैंपल प्रोजेक्ट बना के दे देता है। अब तुम यहाँ पे रेडीमेड सैंपल प्रोजेक्ट के अंदर जाकर देखोगे तो उन्होंने खुद तुम्हारा ये ऐप फोल्डर बना के दे दिया, उसने एसआरसी फोल्डर तो रहता ही है, फिर उसने ये एसेट्स फोल्डर बनाया, फिर ये ऐप के अंदर एक सर्विसेज बोल के रहेंगे, मतलब मॉड्यूल डॉट टीएस रहेगा, इवन सर्विस बोलकर भी रहेगा इसमें, सॉरी। सो जैसा कि अगर तुमको एंगुलर ना सब डिसीजन बना के तुम लोगों को दे देता है, सब डिसीजन बना के दे देता है, मतलब तुम लोगों को पूरा स्ट्रक्चर बना के दे देता है एक, कि तुम एपीआई कॉल अगर तुमको करने का है तो तुम एंगुलर में ये लाइब्रेरी यूज करोगे, उसके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, तुम लोग दूसरा ऑप्शन यूज कर सकते हो। अभी आजकल फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, बट पहले हम लोग जैसा कि अभी एपीआई कॉल करना है एंगुलर के अंदर तो तुमको RxJS यूज करना कंपलसरी है, टाइप स्क्रिप्ट यूज करना कंपलसरी है, रिएक्ट एंगुलर का एप्लीकेशन बनाएंगे तो टाइप स्क्रिप्ट यूज करना कंपलसरी है। तो इस तरीके से उन्होंने जो लेआउट बना के रखा हुआ है कि तुम ये लाइब्रेरी यूज करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, एंगुलर ने पहले ही तुमको सब बोल दिया है कि तुमको अगर एपीआई कॉल करने का है तो एचटीटीपी क्लाइंट लाइब्रेरी यूज करो, अगर तुमको प्रोमिसेस वगैरह यूज करने का है तो तुम RxJS यूज करो, अगर तुमको कंपोनेंट्स बनाना है, मॉड्यूल्स बनाना पड़ेगा तुमको, कंपोनेंट्स बनाना पड़ेगा तुमको, सर्विस की फाइल अलग बनाना पड़ेगा तुमको, तुमको टाइप स्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा। ये सब एनफोर्समेंट एंगुलर ने अच्छी चीजें हैं ये, लेकिन ला के रख दिया है। अब तुम इसके अलावा कुछ चेंज नहीं कर सकते, तुम लोग खुद नहीं बोल सकते मैं एक्सियोस यूज करूंगा, कोई और लाइब्रेरी यूज करूंगा एपीआई कॉल कर सकते हो तुम, लेकिन दो लाइब्रेरी हो जाएंगी फिर एपीआई कॉल करने की, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंगुलर की भी और तुम्हारी खुद की भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हो जाएंगी। तो इससे क्या हो जाता है, चीजें डिफिकल्ट हो जाती है, बराबर। तो इसीलिए 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 तो तुमको तुमको कोई डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं रहती एंगुलर में। अब डिसीजन बोले तो क्या, कि मैं ये लाइब्रेरी यूज करूं कि ये लाइब्रेरी यूज करूं कि ये लाइब्रेरी यूज करूं, मेरे पास 5 ऑप्शन है एक ही चीज करने के वास्ते। तुम लोग बोलेंगे हाउ टू मेक एन एपीआई कॉल टू द सर्वर, एपीआई कॉल, REST API call to the server in JavaScript,
हाउ टू डू इट, ऑल पॉसिबल वेज बताओगे तो 10 पॉसिबल वेज रहेंगे तुमको एपीआई कॉल करने को जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। एक्सएमएल, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, फेच, एक्सियोस, ऐसे चार चार पांच चीजें हैं तुम्हारे पास ऑलरेडी, बराबर। अब इसमें से कौन सा तुमको यूज करना है ये तुम डिसाइड करोगे। लेकिन एंगुलर के केस में एंगुलर ने डिसाइड कर लिया है कि मैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट ही चूज करूंगा। तो तुम्हारा एंगुलर के अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं रहती है। ऑलरेडी 80% डिसीजंस एंगुलर ने खुद ले चुका है कि एंगुलर अगर यूज करना है और सर्वर के एपीआई कॉल करना है तो ये लाइब्रेरी मैं यूज करूंगा। सो यहाँ पे कम डिसीजन मेक करना पड़ता है, इसीलिए वो फ्रेमवर्क है, बराबर। इसीलिए वो फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क बोले तो उस वो सब कुछ प्रोवाइड कर देता है तुमको। क्या कर देता है? सब कुछ प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे डिसीजन फिटिंग नहीं है कि तुम बोल रहे हो कि मैं ये लाइब्रेरी यूज करूंगा, कोई और बोल रहा है कि ये लाइब्रेरी। हमारे यहाँ पे लेस सेटअप ओवरहेड है। मतलब जैसे ही तुमने एक एंगुलर का एप्लीकेशन चालू करना है, उन्हें पूरा सेटअप खुद ही करके दे देता है। पूरा पूरा सेटअप कर देता है। मतलब वो नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर देता है, खाली एक कमांड फायर करो उन्हें पूरा एप्लीकेशन बना के दे देता है। लेकिन आजकल रिएक्ट में भी वो पॉसिबल है, क्योंकि क्रिएट रिएक्ट ऐप बन चुका है। वो काइंड ऑफ ऑप्शनल फ्रेमवर्क जैसे काम करता है। प्लस क्रॉस टीम कंसिस्टेंसी, मतलब अभी एंगुलर में क्या रहता है पता है क्या, कि एक एचटीएमएल की फाइल अलग रहती है तुम्हारी, एक जावास्क्रिप्ट की या टाइपस्क्रिप्ट की फाइल अलग रहती है। तो इससे क्या होता है कि क्रॉस टीम कंसिस्टेंसी होती है। मतलब अगर तुम्हारे पास एक एचटीएमएल डेवलपर अलग से है और एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर अलग से है, तो एचटीएमएल डेवलपर क्या करेगा? एचटीएमएल के फाइल पे काम करेगा। जावास्क्रिप्ट का डेवलपर क्या करेगा? जावास्क्रिप्ट की फाइल पे काम करेगा। तो इस तरीके से फ्रेमवर्क में सब अलग अलग है। लेकिन रिएक्ट में क्या है, एचटीएमएल के अंदर ही जावास्क्रिप्ट है, एक ही फाइल में सब है। तो इसमें ऐसा अलग अलग तुम कर नहीं सकते। लेकिन आजकल बहुत सारी चीजें अलग अलग हो रही है। मतलब पहले तो और अभी लाइब्रेरी का क्या बेनिफिट है, अभी यहाँ पे क्या हो जाता है कि फ्रेमवर्क अब इतने सारे लाइब्रेरीज वगैरह ये खुद डिसाइड करके दे देता है तुमको। तो इसका साइज बड़ा रहेगा ना, छोटा थोड़ी ना रहेगा इसका साइज, बराबर। इसका साइज बहुत बड़ा रहेगा। और दूसरी चीज है, लाइब्रेरी का साइज बहुत छोटा रहता है, लाइट वेट रहता है, क्योंकि इसमें जो लाइब्रेरी करती है काम उतनी चीजें रहती है। तुमको कुछ भी एक्स्ट्रा करना है, जैसा कि एपीआई कॉल करना है, तुम डिसाइड करो। 10 ऑप्शन है तुम्हारे पास, एक्सियोस यूज करने का, क्या फेच लाइब्रेरी यूज करने का, क्या एचटीटीपी रिक्वेस्ट लाइब्रेरी यूज करने का, क्या एक्सवाइजेड लाइब्रेरी यूज करने का। तो यहाँ पे डिसीजन कौन ले रहा? खुद डेवलपर। तो यहाँ पे उस डेवलपर को फ्लेक्सिबिलिटी है, वहां पे नहीं थी फ्लेक्सिबिलिटी कि कुछ भी यूज कर लो। एंगुलर बोल दिया कि मैंने ये दिया है, ये यूज करो। तो जिसको बहुत फास्ट चालू करना है, किसी को क्या डिसीजन लेने में टाइम पास नहीं करना है कि कौन सी लाइब्रेरी यूज करूं, मैं क्या करूं, तो उन्हें क्या करता है, एंगुलर की तरफ जाता। और जिसको खुद के ऊपर, तो पिक व्हाट यू नीड, चूज द बेस्ट टेक्नोलॉजी। तुम्हारे हाथ में है कौन सी टेक्नोलॉजी चूज करना रिएक्ट के केस में, क्योंकि ये एक लाइब्रेरी है। फ्रेमवर्क ने ऑलरेडी तुम्हारे वास्ते चूज करके रख दिया। पॉपुलर अभी कैसा है, फ्रेमवर्क ने जैसा चूज किया तो कुछ ना बॉयलर प्लेट डेवलप कर दिए, जैसे कि क्रिएट रिएक्ट ऐप बोल के एक बॉयलर प्लेट है। ये क्या है, ये कमांड लाइन टूल है जो रिएक्ट के फेसबुक वालों ने खुद दे दिया है। इन्हें भी क्या करता, इन्हें भी बोलता कि मार्केट में ये फेमस है, मैं तुमको इसका एक एप्लीकेशन बना के दे देता है ऐसा। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप इज अगेन अ बॉयलर प्लेट, जो कि थोड़ा सा अपने को हेल्प कर देता, लेकिन हमारे पास फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी है, हेल्प कर देता है बॉयलर प्लेट देने के। Now, since React is a focused component library, more comprehensive frameworks like Angular come bundled with more features, including testing, a library for HTTP calls, देखो, राउटिंग, एचटीटीपी, टेस्टिंग, गिस्टिंग, सब 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 एक बार तुमने एंगुलर का एप्लीकेशन चालू करे
कौन सी लाइब्रेरी किसके लिए यूज करने का है, एंगुलर में सब आ जाता, सब सब एक ही, सब दे देता हो एक ही साथ, routing, and internationalization all built in. जैसा कि HTTP लाइब्रेरी, इसमें एक्सियोस एक ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, ये फेच एक ऑप्शन है, HTTP रिक्वेस्ट ऑप्शन है, बट एंगुलर कोई तो भी एक चूज करके दे देगा। राउटिंग, राउटिंग बोले तो एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, उसको राउटिंग बोलते हैं। राउटिंग इनबिल्ट है एंगुलर के अंदर। फॉर्म वैलिडेशन, अगर अपने को अपने रिएक्ट के एप्लीकेशन में फॉर्म वैलिडेशन करना है तो अपने पास हजारों लाइब्रेरी है, फॉर्मिक है, कस्टम लाइब्रेरी है, मटेरियल फॉर्म वैलिडेशन है, ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरीज है, या खुद तुम वैलिडेशन लिख सकते हो। समझ में आ रहा? लेकिन एंगुलर ने खुद दे के रख दिया फीचर उसके अंदर। In contrast with React, you select the pieces that apply to your use case and you add them in. Since React is very popular, there's almost देखो अभी टेस्टिंग लाइब्रेरी जेस भी है, मोचा भी है, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी भी है, तीनों में से तुम कोई भी एक यूज कर सकते। लेकिन रिएक्ट बोलेगा कि मैं जेस्ट ही चूज करूंगा, तो तुमको सॉरी एंगुलर बोलेगा, एंगुलर बोलेगा कि मैं जेस्ट यूज करूंगा, तो अपने को एंगुलर के साथ जाना पड़ेगा। अगर तुम बोलेंगे कि एंगुलर को नहीं 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 मैं जेस्ट नहीं यूज करूंगा, कुछ और यूज करूंगा, तो तुमको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, उसमें डबल डबल काम करना पड़ेगा उसको इंस्टॉलेशन वगैरह करने में। तो रिएक्ट के अंदर अपन चूज कर सकते कि अपने को करना कौन सी लाइब्रेरी से है। एंगुलर के अंदर उन्होंने सब तुम्हारे को बिल्ट इन दे चुका है, इनबिल्ट वो लाइब्रेरी के अंदर ये सब चीजें मौजूद है, यहाँ पे खुद करना पड़ता है। certainly a mature library that does what you need. Here's just a few of the most popular options for each use case. And the nice thing with React is your users don't have to waste time downloading and parsing features that they don't use. You can pull in only what you need from this list. The second trade-off to consider is concise versus explicit. React trades conciseness for predictability and explicitness. You spend a little more time explicitly wiring things up together, but that helps them not fall apart. And it also helps people better understand what the code is doing. Here's a concrete example. Frameworks like Knockout and Angular popularize two-way binding as a way to avoid typing by automatically keeping form inputs in sync with the underlying data. This approach was extremely popular until React came along. It was popular because it requires less coding. With two-way binding, JavaScript values and inputs are automatically kept in sync. In contrast, React embraces one-way binding instead. It requires a little more code. With React, you declare an explicit change handler, and you reference it on your input. This extra work has some benefits. You have more control because you can declare precisely what should happen on every event. This means you can transform and validate input before updating state and perform performance optimizations as desired. Your code is more explicit since you clearly state what you want to happen when an event occurs. And this makes it easy to understand and debug when an error happens. Although React helped repopularize doing one-way binding, other popular libraries like Angular have shifted gears and embrace it as well today for these reasons. Now, if your team strongly prefers two-way binding, you can use libraries that add it to React, but for the reasons I just mentioned, few do so, and I don't recommend it. Also, don't worry, you don't need to declare a separate change handler for each input. There are simple patterns for centralizing your change handlers in React, as I show in my other React courses. So in the real world, the amount of code that you write in React isn't substantially larger because of one-way binding, because you typically have a single change handler for an entire form. In summary, here's the trade-off. React requires more typing to implement than traditional two-way binding approaches, but with the benefit of easier maintenance, greater clarity, reliability, and performance. अभी क्या हुआ था, एंगुलर वगैरह Writing फेमस हुआ था
टू वे बाइंडिंग बोलकर एक कॉन्सेप्ट है, कभी कभी ये भी इंटरव्यू में पूछता है। सो पहला डिफरेंस अपन ने क्या देखा एंगुलर और उसमें? हाँ, हाँ मतलब रिएक्ट लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क है। लाइब्रेरी, रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी एंड एंगुलर इज अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क, तो इसमें क्या क्या रहता है फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में? फ्रेमवर्क में, फ्रेमवर्क comes with all predefined features, like टेस्टिबिलिटी। क्या क्या है टेस्टिबिलिटी? एपीआई कॉल्स एक्सेट्रा, ये सब फीचर्स उसमें इनबिल्ड रहते हैं। बट विथ रिएक्ट we need to decide we should use। ओके, तो ये हमको डिसाइड करना पड़ता है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या डिफरेंस है? दूसरा क्या है कि कंसाइज वर्सेस React isn't एक्सप्लिसिट। जैसा कि यहाँ पे मैंने बोला कि एंगुलर वगैरह इसीलिए भी फेमस हो गए थे क्योंकि वो लोग टू वे बाइंडिंग करते थे। टू वे बाइंडिंग बोले तो जैसा जैसा तुम लोग इनपुट चेंज कर रहे हो वैसा वैसा तुम्हारा यूआई पे तुम्हारी चीजें दिखती थी। क्या होता था? मैंने ए लिखा इनपुट बॉक्स में तो ए नीचे दिखता था, मेरे को नीचे दिखता था बोले तो जैसा जैसा मैं इनपुट लिख रहा वैसा वैसा मेरा इनपुट क्या है ब्राउजर पे दिख रहा है। मतलब जैसा जैसा मैं मेरा, तो इसको क्या बोलते थे? डबल बाइंडिंग बोलते थे, टू वे बाइंडिंग बोलते थे। मतलब मैं एक टेक्स्ट बॉक्स है मेरे पास, मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स में ए लिखा और नीचे मेरा एक पैराग्राफ टैग है पी टैग, और उस जैसे कि मैंने ए वहां पे लिखा ऑटोमेटिकली मेरे एचटीएमएल को पता चल रहा है कि मैंने टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू चेंज की। मतलब ए जैसी मैं ऊपर लिख रहा हूँ वैसे पी टैग के अंदर ए दिख रहा है, जेड लिखा तो नीचे दिख रहा है। मतलब एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट ये क्या है, दोनों एक दूसरे से टू वे बाइंडिंग से कनेक्टेड है, टू वे बाइंडिंग से कनेक्टेड है। तो ये कंसेप्ट अच्छा है, इसको और डिटेल में शायद हम लोग बाद में देखेंगे। बट substantially larger. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, भले ही ये टू वे बाइंडिंग है और बहुत सिंपल सा कोड है, लेकिन यहाँ पे मोर कंट्रोल मिल रहा है तुम लोगों को। बट यहाँ पे ज्यादा कोड लिखना पड़ रहा है, रिएक्ट में थोड़ा सा ज्यादा कोड लिखना पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। बट तुम जब ज्यादा कोड लिखते हो तो तुम्हारा कोड के ऊपर कंट्रोल बढ़ जाता है, तुम्हारे कोड की अंडरस्टैंडिंग, तुमको खुद की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है तुम्हारी। समझ में आ रहा है? तीसरा है, The third trade-off is template-centric versus JavaScript-centric. In a previous clip, I contrasted the template-centric approach of traditional frameworks with React's JavaScript-centric approach. Angular, Vue, and Ember seek to make HTML more powerful by inventing their own unique syntax for writing code in HTML. React takes the exact opposite approach and instead utilizes the power of JavaScript to handle HTML. This fundamental difference is what makes React so elegant. Let's consider simple if logic for conditionally showing an h1 tag when a boolean called isAdmin is true. Here I'm using Angular's unique ngIf directive, which must be prefixed with an asterisk. My conditional is written inside a string.
With Vue, I use v-if and again declare my conditional inside of a string. Ember also uses a unique syntax that looks a bit like JavaScript but with no parentheses, and the entire statement must be wrapped in double curly braces. With React, I can use JavaScript's logical AND operator. If you're not familiar with it, the right-hand side only runs when the left-hand side is true. So hiAdmin will only display when isAdmin is true. And since the code I'm writing inside the curly braces is ultimately just JavaScript in a JS file, any editor will provide autocomplete support along the way as I type and reference my functions. If I make a typo, I'll see warnings in my editor if I reference a variable that doesn't exist. तो यहाँ पे देखो एक इफ कंडीशन है कि इज एडमिन जो वेरिएबल है, अगर Now let's consider ये वेरिएबल अगर ट्रू रहा तो तुम लोगों को इज एडमिन दिखाना है। तो इस तरीके से एंगुलर में कैसे लिखेंगे, HTML के अंदर मतलब H1 टैग के अंदर ही तूने ने क्या करा, ng if बोल के लगाया, मतलब HTML के अंदर उन्हें क्या लिख रहा, जावास्क्रिप्ट लिख रहा, बराबर बराबर। तो यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर रिएक्ट में क्या है, तुम जावास्क्रिप्ट ही लिख रहे। इज एडमिन अगर ट्रू रहा, डबल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल डबल एंड ऑपरेटर। अगर ये लेफ्ट हैंड का ट्रू रहेगा तो ये राइट हैंड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो डबल एंड ऑपरेटर से ये होता है। तो तुमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज किया, यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई अलग से वी डैश इफ बोल के कोई सिंटैक्स सीखने का नहीं है तुमको, एनजी बोल के इफ बोल के तुमको कुछ लिखने का नहीं है तुमको। यहाँ पे अगर जावास्क्रिप्ट ही मालूम है तो तुम लोग इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी तुमको याद करने की जरूरत नहीं है कि एंगुलर में लिख रहा, एनजी इफ लिखना पड़ेगा मेरे को, लूप लिख रहा मैं, लूप लिख रहा मैं, तो देखो कैसा होता technology. है। With Angular, you say asterisk ng4, then use a syntax that looks a bit like JS, but is declared inside a string. Vue is similar, but a little less typing. Again, you write your looping code inside a string. With Ember, you use Ember's #each helper, which is rather wordy compared to the others above. Finally, with React, you use JavaScript's built-in map function and a plain JavaScript arrow function to display each username. So the only React-specific syntax is the curly braces around user.name. So it's not just preferable because it's less code, it's preferable because the syntax is plain JavaScript. Finally, let's see how each handles clicking on a button. With Angular, you add a parentheses around the event, and unlike traditional event handlers, you also put parentheses by the event handler name as though you're invoking it. This syntax wouldn't work if it were real JavaScript. With Vue, you use v-on with a colon and the event name, or you can put an @ sign at the front of click. Again, both of these are Vue-specific syntax. Finally, with Ember, you specify a plain onClick, which is nice, but inside you use an Ember-specific convention to tie the click to a specific action, which is declared via a string. Finally, with React, you declare an onClick handler. So in React, you use the native click handler name, but it's camel-cased since React's JSX uses JavaScript casing rules. Otherwise, the only unique syntax is that you specify the function name inside a curly brace instead of in quotes. तो ऑन क्लिक इवेंट यहाँ पर भी ऑन क्लिक है, ऊपर एंगुलर में खाली क्लिक था, यहाँ पर एम्बर में वी ऑन क्लिक था, एम्बर में सॉरी व्यू में वी ऑन क्लिक था, एम्बर में कुछ तो भी था, रिएक्ट में भी, रिएक्ट और एचटीएमएल सिमिलर है। यहाँ पे सिर्फ ऑन क्लिक, अपने एचटीएमएल में अपन ऑन क्लिक लिखते थे, यहाँ पे भी ऑन क्लिक ही लिखना पड़ रहा, खाली क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख रहे। तो जावास्क्रिप्ट कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करता, कैमल केसिंग, कैमल केसिंग फॉलो करते, राइट। तो जनरली एचटीएमएल में ऑन क्लिक जो रहता वो क्या रहता, स्मॉल लेटर में रहता, ऑन क्लिक स्मॉल लेटर में रहता एचटीएमएल के अंदर। यहाँ पे क्या हो जा रहा,
खाली कैमल कैसे कर दे रहे तुम इसको, क्योंकि JSX यूज कर रहे हैं और डिलीट मेथड को खाली इन्वोक ना करते हुए खाली डिलीट लिख दे रहे और कर्ली ब्रैकेट लिख दे रहे, बराबर, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है ऑन क्लिक। Place these together and you can see the contrast. If you know JavaScript, then you know how to handle conditionals, looping, and events in React. This is why React's API is so small. So after seeing the comparisons, let's contrast the benefits of each approach. The benefit of the template approach is that it requires less JavaScript knowledge. Template languages provide a streamlined API for performing core functions. You focus on enhancing a template with framework-specific syntax. And these unique syntaxes have some advantages, like avoiding the confusion that's often caused by JavaScript's this keyword behavior. This makes templates more approachable for developers who are new to JavaScript. And in theory, a template language is preferable because of a principle called the rule of least power. It's counterintuitive, but less powerful languages can theoretically be preferable because they can protect from misuse by only allowing the user to perform a small set of prescribed operations. For example, Angular's template syntax only supports a selected subset of JavaScript-like expressions. This helps avoid misuse. Of course, there's an obvious downside that we just saw, which is that the template-centric approach leads to framework-specific syntax. To get good at template-centric libraries like Angular and Vue, you must spend your time learning their specific syntax and rules for doing things that JavaScript can already handle. In contrast, React has very little unique syntax. रिएक्ट में कुछ अलग सिंटैक्स नहीं है, सेम ही है। अब एंगुलर में जाएंगे तो तुमको ng if लर्न करना पड़ता है, ng for लर्न करना पड़ता है, और इस तरह के अलग अलग नए सिंटैक्स लर्न करना पड़ता था। लेकिन रिएक्ट में नए सिंटैक्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, सेम जावास्क्रिप्ट के To सिंटैक्स learn. पे यहाँ पे खाली And थोड़ा सा since React कर्ली embraces ब्रैकेट में लिखना JavaScript, you पड़ता don't have to learn a new vocabulary to describe the new features that other template-centric libraries like Angular add to HTML. Most of what you write in React is really just plain JavaScript. This leads to less typing and less code, which I find produces a result that's easier to read and debug. Finally, React's JavaScript-centric approach encourages improving your JavaScript skills. The list of features added to JavaScript in the last few years is significant. If your team isn't yet up to speed on the latest JavaScript features, it can take a while to get comfortable with all of this. But the great news is, once you do, you won't just be better at React, you'll be better at JavaScript forevermore. खाली जावास्क्रिप्ट। और अभी जो मैं जैसा बोल रहा था कि हमको एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ना है, क्यों पढ़ना है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट के जो नए फीचर्स आए हैं, जैसे कि एरो फंक्शन, प्रोमिसेस, डिस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड ऑपरेटर, ये सब अपन ने पढ़े नहीं है अभी तक। तो ये जावास्क्रिप्ट के नए फीचर्स आए जो कि रिएक्ट में ऑलरेडी है, तो तुमको ये पता होना जरूरी है। तो अगर तुम रिएक्ट पढ़ रहे हो तो यू आर गेटिंग मोर बेटर इन जावास्क्रिप्ट। These new feature will make you more better in JavaScript developer too, और JavaScript developer की ज्यादा डिमांड होती है। In summary, to get better at React, you mostly need to learn modern JavaScript. And this is great because it means your skills will transfer to all other JavaScript code that you write, even if you move away from React in the future. The fourth trade-off is a separate template versus a single file per component. Patterns like MVC popularize separating the model, view, and controller into 3 separate files. Traditionally, for web apps, this means that the view is HTML. The model declares the data for the view in JavaScript, and the controller controls the interactions with the model. In contrast, with React, each component is an autonomous concern. Each component stands on its own and can be composed with other components to build rich, complex UIs. This means markup and logic are co-located in the same file. When React was introduced in 2013, people were very skeptical, and for good reason. React's design ran against the current best practice of placing HTML templates and JavaScript logic in separate files. In React, each component contains both logic and markup in the same file, so on the surface, this feels like it violates the principle of separation of concerns.
However, in React, you think about separation of concerns differently. Traditional separation of concerns often fixates on placing each technology in a separate file. So in web development, this means placing HTML, CSS, and JS in separate files. But React recognizes that while these are indeed separate technologies, they must be carefully composed together to do anything useful. So in React, each component is a separate concern. Examples include a button, a date picker, an accordion, or a text input. Each of these components तो क्या था एंगुलर वगैरह में क्या है कि हर एक फाइल अलग अलग है, वो भी बहुत बेनिफिट था बीच तक। बट रिएक्ट की थिंकिंग थोड़ी सी अलग है। उन्हें क्या बोलता है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न बोले तो एचटीएमएल अलग करना, सीएसएस अलग करना और जावास्क्रिप्ट अलग करना, ऐसा नहीं है, बल्कि हर एक चीज को एक कंपोनेंटाइज वे में डालना, उसको उन्हें सेपरेशन ऑफ कंसर्न बोलता है। जैसे कि बटन कंपोनेंट एक अलग सेपरेट कंपोनेंट है, डेट पिकर कंपोनेंट, अब बटन कंपोनेंट में HTML भी आ गया, CSS भी आ गया उसका, और जावास्क्रिप्ट का कोड भी आ गया, लेकिन उन्हें एक अलग चीज है, डेट पिकर एक अलग चीज है, अकॉर्डियन एक अलग चीज है, टेक्स्ट इनपुट एक अलग चीज है। तो इस तरीके से वो सेपरेशन ऑफ कंसर्न को बताता है, रादर देन अलग अलग फाइल में लिखना। एंगुलर में जाओगे तुम तो एक HTML की अलग फाइल रहेगी, CSS की अलग फाइल रहेंगी, जावास्क्रिप्ट की एक अलग फाइल रहेंगी। जैसे कि अपन जावास्क्रिप्ट का भी कोड करते थे अभी तक, तो अपन क्या कर रहे थे, HTML की एक अलग फाइल लिख रहे थे, CSS की एक अलग फाइल लिख रहे थे और जावास्क्रिप्ट की एक अलग फाइल लिख रहे थे, बराबर। is a separate concern. It will और ये often embed डिटेल में हमने कुछ जाने की जरूरत नहीं है, बट इतना एटलीस्ट ये डिफरेंस में हम लोगों को ये पता करना है कि एक लाइब्रेरी है और एक फ्रेमवर्क है, वो तो ठीक है, बट ठीक है। logic, styling, and markup concerns because JavaScript, CSS, and JSX work together to create a useful component. In my experience, placing such intertwined concerns in separate files actually hinders debugging and slows feedback because you have to mentally keep these separate files in sync. And of course, by composing small, simple components together, you can create more complex components like contact forms, customer details, and so on. In my experience, components are the common concern worth separating. The old mindset of separating HTML, JavaScript, and CSS into separate files merely separated technologies, but their concerns and interactions are actually fundamentally intertwined. If you change one file, it often requires corresponding changes to other files. Oh, and you're not forced to handle styling in the same file. With React, you're free to handle CSS in a traditional separate CSS file if you prefer. Think of component composition like Russian dolls. Russian dolls are interesting because each doll can hold a smaller doll inside. React's component model works the same way. Simple reusable components can be composed together to build rich, complex user interfaces. With React, you can think of the page as a set of nested components. Consider an author page on pluralsight.com. We could build this page in React by creating simple components like a star rating, an author photo, a navigation link, and so on. Then we could compose those simple components together to make the course summary, the author summary, or the sidebar navigation. Finally, we could compose those larger components together to create even larger components like author courses. When you see all this displayed at the same time, you can see how the small components in orange are used as part of the larger components in blue. And the larger components in blue, like the course summary, are composed together to create large portions of the app in green, like the author courses. As you can see, React's component approach lends itself well to building complex UIs by breaking your page down into small autonomous pieces that you can reason about and test in isolation. तो इसने क्या किया कि सेपरेट फाइल की जगह सेपरेट कंपोनेंट्स लिया और Larger अभी यहाँ components पर दे together. दिया, जैसे कि एक रशियन डॉल का बहुत सही एग्जांपल दिया इसने कि एक डॉल दूसरे डॉल में फिट हो जाती है, दूसरी डॉल तीसरे डॉल में फिट हो जाती है। तो ऐसी ये रशियन डॉल तो
तो सबसे छोटा कंपोनेंट, जितने छोटा कंपोनेंट बनाएंगे उतना अच्छा रहता है, और हर छोटा कंपोनेंट एक बड़े कंपोनेंट में मिक्सअप हो जाता है। जैसे कि उसने यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि सबसे पहले उसने स्टार रेटिंग का कंपोनेंट बनाया, बाद में कोर्स का कंपोनेंट बनाया, और कोर्स के कंपोनेंट के अंदर एज अ चाइल्ड क्या है, स्टार रेटिंग कंपोनेंट है। अब ये नैव बार लिस्ट बोल के कंपोनेंट, साइड बार नैव लिस्ट बोल के कंपोनेंट बनाया, वो साइड बार कंपोनेंट का चाइल्ड है। तो इस तरीके से एक ऑथर कंपोनेंट बनाया। तो इस तरीके से ये पूरा पिक्चर देखेंगे तो जो ऑरेंज में है वो सबसे लो लेवल कंपोनेंट है, वो सबसे छोटे कंपोनेंट है। फिर उसके ऊपर रैप करने को क्या है, ये कोर्स समरी, ये स्टार रेटिंग का कंपोनेंट कहां पर है, कोर्स समरी कंपोनेंट के अंदर है। ये अवतार फोटो कंपोनेंट ऑथर समरी कंपोनेंट के अंदर है। नैव लिंक जो कंपोनेंट है वो कौन से कंपोनेंट के अंदर है, उसका बड़ा कंपोनेंट कौन सा है, साइड बार है। अब ये ऑथर, ये कोर्स समरी, एक कोर्स समरी, दूसरा कोर्स समरी, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे 8-10 कोर्स समरी मिलके एक कंपोनेंट बन रहा है जिसका नाम क्या है, ऑथर कोर्सेज बोल के ना है। इस तरीके के साथ एक छोटा कंपोनेंट दूसरे के अंदर, दूसरे का तीसरे के अंदर, तीसरे का चौथे के अंदर, ऐसा बन के पूरा एक पेज बन रहा है। तो सब पूरा एक पेज जो है वो सबसे बड़ा कंपोनेंट है। वो कंपोनेंट के अंदर दो चाइल्ड कंपोनेंट है, वो दो चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर और चाइल्ड कंपोनेंट है, और चाइल्ड कंपोनेंट, और चाइल्ड कंपोनेंट। इस तरीके से चाइल्ड कंपोनेंट पेरेंट कंपोनेंट के अंदर 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 रह के ये पूरा एक पेज बनता है रिएक्ट के अंदर। तो इस तरीके से तुम छोटे छोटे चीजें को सेपरेट करते हो बड़े बड़े चीजों से। तो ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न अच्छा है रादर देन HTML अलग करना, CSS टेक्नोलॉजी का कंसर्न अलग अलग करने से। ठीक है, इस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी कंसर्न नहीं, बट हाँ, और इसमें भी रिएक्ट में ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमने CSS का फाइल अलग नहीं बना सकते, यहाँ पे भी तुम CSS का फाइल अलग बना सकते हैं अगर तुम प्रेफर करते हो। And the larger components in blue, like the course summary, are composed. The fifth trade-off is standard versus non-standard. React is just one of many non-standard component libraries, but the Web Component Standard has actually been around for years without much usage yet. So why aren't many people building apps with standardized web components yet? Well, first, let's review what the Web Component Standard is. The Web Component Standard exists of 4 core technologies: templates, which contain markup; custom elements, which allow you to expand HTML with your own custom elements; the shadow DOM, which encapsulates styling to avoid your styles leaking outside of your component; and imports, which bundle everything together into a single line that you can import onto the page. I published HTML5 Web Component Fundamentals in 2015, and I remain hopeful about standardized HTML components, but unfortunately, the standard has yet to be embraced much by the development community. Today, most developers continue to use libraries like Angular, Vue, and React instead. So the big question is, why hasn't the Web Component Standard taken off yet? Well, likely the biggest reason that people aren't using plain web components is browser support remains spotty. The template tag isn't supported in any versions of Internet Explorer. HTML imports are only supported in Chrome, Opera, and Android. Custom elements are only supported in Chrome, Opera, and some of the newest Android browsers. And it's pretty much the same sad story with the Shadow DOM. एक और कॉन्सेप्ट है वेब कंपोनेंट का, राइट। वेब कंपोनेंट अभी जैसे कंपोनेंट लाइब्रेरी जैसे कि HTML CSS, सॉरी, रिएक्ट, एंगुलर, एम्बर, ये सब क्या है, कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है। इसमें क्या है, सब जगह कंपोनेंट्स 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 ही दिखेंगे। वैसे ही जो कोर HTML और CSS की लाइब्रेरी है उसके अंदर भी एक कॉन्सेप्ट है वेब कंपोनेंट्स का, बोलकर क्या है, वेब कंपोनेंट्स का। लेकिन उसने अभी तक मार्केट पकड़ा नहीं है, उसने अभी तक लोगों ने उसको अडॉप्ट नहीं किया, डेवलपर्स ने उसको अडॉप्ट नहीं किया अभी तक। अभी भी लोग ना एंगुलर, रिएक्ट वगैरह के अंदर ही कंपोनेंट्स बना रहे हैं। हालांकि हालांकि वेब कंपोनेंट्स बोलकर एक स्टैंडर्ड वेब कंपोनेंट लाइब्रेरी बन चुकी है, लेकिन उसका भी सपोर्ट अभी तक सब ब्राउजर वगैरह में आया नहीं है। जैसा कि उसने बताया, अभी टेम्पलेट वगैरह ये वेब कंपोनेंट के चीजें हैं, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा यूज नहीं होते, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसका।
The final trade-off we'll consider is लेकिन community पता versus होना corporate चाहिए backing. कि वेब कंपोनेंट बोलकर भी कुछ तो भी है मार्केट में जो कि कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी का अप्रोच करता है. Many popular open source JavaScript projects are community driven. React is an open source project, but it's backed and actively maintained by Facebook. This means that React is driven by Facebook's needs. So if your apps are very different from what Facebook is building, React may not be ideal for your use case. But as I alluded to earlier, React's corporate backing has some clear benefits. Facebook provides React a full-time development staff that carefully plans releases, writes documentation and blog posts, and provides ongoing support for issues on GitHub, and often even on social media. Even though React has a full-time staff, there are over 1,000 contributors to React, so the community is vibrant and engaged. Facebook is currently wildly successful. At the time of this recording, it's the 5th most valuable company in the world, with a market capitalization of $445 billion. Even if Facebook were no longer involved in React, the project would certainly live on without full-time Facebook involvement for the foreseeable future. Plus, many competitors lack the benefit of the full-time corporate development staff that React boasts today. So while React's corporate tie is a potential concern, it's also a significant benefit for support and ongoing development for the foreseeable future. Finally, as I mentioned earlier, Facebook is deeply invested in React with over 50,000 components in production. So as long as Facebook is around, they're likely to continue providing significant ongoing React support. And that's it. Those are the trade-offs to consider with React. Let's close out this module with a short summary. Critical. Let's explore the common concerns that I hear about with React so that you can decide if the downsides that other people talk about matter to you. तो मेजर चीजें हैं कि लाइब्रेरी वर्सेस फ्रेमवर्क, कंसाइज वर्सेस एक्सप्लिसिट, टेम्पलेट सेंट्रिक वर्सेस जावास्क्रिप्ट सेंट्रिक, सेपरेट फाइल वर्सेस सेपरेट टेम्पलेट, स्टैंडर्ड वर्सेस नॉन स्टैंडर्ड, एंड कम्युनिटी बैकअप एंड कॉर्पोरेट बैकअप. ठीक है, तो मेजर, वैसे तो मेजर तुम लोगों को डिफरेंस इतने ज्यादा की जरूरत नहीं है, बट पहले तो ये लाइब्रेरी एक है और एक दूसरा फ्रेमवर्क है. इसका डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस. दूसरा है कि यहाँ पे ना दूसरा क्या डिफरेंस बोलोगे तुम के सिंपल वर्ड्स में, उसने बहुत हार्ड हार्ड दिया है कि React is JavaScript centric, is JavaScript JavaScript centric. JavaScript centric बोले तो पूरा कोड JavaScript में लिखा हुआ है, बट अदर लाइक Angular वगैरह इज Angular is template centric. Template centric बोले तो या और उसको क्या बोलेंगे, HTML सेंट्रिक. टेम्पलेट बोले तो HTML सेंट्रिक. HTML सेंट्रिक मतलब अगर तुमने एक इफ कंडीशन लिखनी है तो यू हैव टू लर्न एंगुलर का सिंटैक्स लर्न करना पड़ेगा. अगर तुमको व्यू का सिंटैक्स चाहिए तो व्यू का सिंटैक्स लर्न करना पड़ेगा, वी डैश इफ लिखना पड़ेगा. एंगुलर का सिंटैक्स बोले तो एंगुलर बोले तो एनजी लिखते हैं, एंगुलर बोले तो एनजी से एनजी इफ लिखना पड़ेगा. लेकिन रिएक्ट इज जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स, यहाँ पे कोई नया सिंटैक्स सीखने की जरूरत नहीं है. नो न्यू सिंटैक्स इज टू बी लर्नड, नो न्यू सिंटैक्स, नो न्यू सिंटैक्स टू लर्न. अगर तुम जावास्क्रिप्ट में बेटर है, so if we get better in JavaScript, if we get better in Java in React, better in React, you will get better in JavaScript. समझ रहे हो?
तो ये दो भी बोल दिया तुमने तो काफी है। बात के भी बाद में तो ठीक है, उसने बात का क्या है, टेम्पलेट और ये सेपरेट टेम्पलेट और ये कम्युनिटी पैक वगैरह, लेकिन ये दो चीजें भी अगर तुमने बोल दिया तो भी काफी है। इस तरीके से तुमने जावास्क्रिप्ट वर्सेस रिएक्ट का डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बताना है कि एंगुलर वर्सेस जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है। ये दो मेन है। बाकी तुम लोग इसमें से अभी जो अपन ने पढ़ा, इसमें से अपन और पॉइंट्स निकाल सकते हैं, लेकिन मेजर डिफरेंस ये है कि टेम्पलेट सेंट्रिक अप्रोच और फ्रेमवर्क सेंट्रिक अप्रोच, प्लस एक और कॉन्सेप्ट जैसा कि यहाँ पर एक बार देख लेना कि कंसाइज वर्सेस, ये जो सेकंड पॉइंट उसने बोला, कंसाइज वर्सेस एक्सप्लिसिट। कंसाइज वर्सेस एक्सप्लिसिट बोले तो कंसाइज मतलब कंसाइज बोले तो छोटा, कंसाइज कंसाइज बोले तो कि टू, इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट टू वे बाइंडिंग, टू वे बाइंडिंग finding in Angular, it is very easy, concise, very easy and less code, and कोडिंग बहुत कम करना पड़ता है, लेस कोड है। बट अगर तुम ये सेम चीज इफ यू डू इट इन रिएक्ट, you will have to write more code, you will have to write more code, लेकिन तुमको ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा। इफ यू, बट तुम क्या हो जाएंगे, प्रिसाइज हो जाएंगे, बट यू विल बी प्रिसाइज, प्रिसाइज हो जाएंगे, प्रिसाइज हो जाएंगे एंड यू विल हैव मोर कंट्रोल ऑन द कोड। ज्यादा कोड लिखने से तुम्हारा कंट्रोल कोड पे ज्यादा हो जाता है ना। कम कोड लिखने से उन्हें जो कर रहा है उन्हें वही करेगा, एक्स्ट्रा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन इफ यू आर राइटिंग मोर कोड सेम चीज करने के लिए, भले ही तुमको ज्यादा कोडिंग करना पड़ रहा है, बट योर कंट्रोल ओवर द कोड इज ज्यादा, बराबर। तुम उसके अंदर एक्स्ट्रा वैलिडेशन डाल सकते हो, तुम उससे पहले जब भी अगर एक टू वे बाइंडिंग एक्स्ट्रा चीजें कर सकते हो ना, उससे पहले टू वे बाइंडिंग करना है लेकिन कंडीशन चेक करके करना है, टू वे बाइंडिंग करना है लेकिन वैलिडेशन करके करना है। तो इस तरीके से तुम्हारा कंट्रोल कोड पे ज्यादा हो जाता है, भले ही तुमको ज्यादा कोड लिखना पड़े। सो इस तरीके से कंसाइज वर्सेस, सॉरी, प्रिसाइज वर्सेस कंसाइज, या जो भी ये सेकेंड पॉइंट है, कंसाइज वर्सेस एक्सप्लिसिट, कंसाइज वर्सेस एक्सप्लिसिट, यू विल बी एक्सप्लिसिट, तुम एक्सप्लिसिट मतलब एक्सप्लिसिट बता रहे हो कि मैं ये कर रहा हूं, एक्सप्लिसिटली बता रहे हो कि मेरे को ये करना है। और अगर तुम ये कर रहे हो तो तुम्हारा कंट्रोल कोड पे ज्यादा रह रहा है। सो कंसाइज वर्सेस एक्सप्लिसिट, और ये टेम्पलेट सेंट्रिक वर्सेस जावास्क्रिप्ट सेंट्रिक और लाइब्रेरी, और ये तीन जो मेन है, ये तीन ही मेन डिफरेंस है जो कि हेल्प करते हैं। तो रिएक्ट वगैरह में तुम्हारा कोड पे कंट्रोल ज्यादा रहता है। तुम खुद कुछ भी कस्टमाइज लिख सकते हो, तुम खुद कुछ भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। सो ये मेजर तीन डिफरेंस है। प्लस तुम गूगल करके डिफरेंसेस निकाल के रखना कि गूगल करो और डिफरेंस निकालो। ये लिख के रखो, मैं बोल रहा हूं ये इंटरव्यू क्वेश्चन आ रहा है, ये याद रखो। एज अ असाइनमेंट, एज अ असाइनमेंट, और गूगल करो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट वर्सेस एंगुलर, रिएक्ट वर्सेस एंगुलर में क्या डिफरेंस है। ये कॉमन क्वेश्चन आता है। और तुम क्यों रिएक्ट चूज करोगे, क्यों रिएक्ट चूज करोगे, या तुमने प्रोजेक्ट किया रिएक्ट में, इंटरव्यूअर पूछेगा कि बस तूने क्यों रिएक्ट चूज किया।
क्यों रिएक्ट चूज किया? तो ऊपर के 7 पॉइंट्स है, तुम लोग अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग वो 7 पॉइंट्स को अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। ठीक है, तो अब मेरे को कल वापस से ये टॉपिक नहीं लेना है, अभी थ्योरी बहुत हो गया अपना रिएक्ट के बारे में। इसने ये 15 मिनट वाई। If I'm going to share the big picture with you, I owe it to you to be completely upfront about the potential issues with choosing React. So in this module, I'll share the common concerns I hear about React. JSX differs from HTML. React requires a build step. There's a potential for version conflicts. And React has evolved over time, so you'll find references to old features when searching the web. And since React is a lightweight library, you may feel intimidated by the number of decisions you need to make up front. Oh, and you might have heard that React's license has a patent clause. Well, great news. That's no longer an issue. With the release of React 16, Facebook relicensed React to use the standard MIT open source license. So there's nothing to worry about there anymore. That said, you'll see that some of the other concerns above are valid, and others are merely misconceptions or issues that can be easily mitigated. The first common concern that I hear is that JSX differs from HTML. As I showed earlier, React uses an optional syntax that looks a lot like HTML called JSX. I say optional because JSX needs to be compiled down to plain JavaScript so that the browser can understand it. The code on the bottom is what is sent to the browser, so you're free to just use this syntax on the bottom if you prefer. But most people prefer using JSX since it feels extremely similar to HTML and it's easier to read. Now, JSX's syntax is 99% the same as HTML, but it does differ in a few ways, such as HTML4 instead of 4, and class name instead of class. Inline styles are declared in JSON format, and finally, comments are handled in JavaScript style instead of HTML style. So as you can see, learning JSX is तो HTML, अभी यहाँ पर अपन HTML नहीं लिखेंगे, लेकिन हम लोग JSX सिंटैक्स लिखेंगे। तो JSX में क्या है, मेजर डिफरेंस है कि तुम स्टाइल जब लगाते थे, तुम लोग क्या लिखते थे? हाँ, क्लास लिखते थे, क्लास बराबर, क्लास मालूम ना तुम्हारा? हाँ, डॉट से क्लास लिखते थे तुम, बराबर। तो खाली यहाँ पे क्लास लिखने के जगह सब सेम करने का, डॉट गिट लिख के सब क्लास सीएसएस फाइल बनाने का, खाली जेएसएक्स के अंदर क्या करने का रहता तुमको? क्लास नेम लिखने का रहता। खाली क्लास जो लिखते थे तुम लोग, उसकी जगह क्या लिखेंगे? अभी क्लास नेम लिखेंगे। जो स्टाइल टैग लिखते थे तुम लोग, उसके अंदर कलर ऐसा ब्लू लिखते थे, तो अभी स्टाइल इक्वल टू लिखेंगे तुम स्टाइल इक्वल टू, और यहाँ पे डबल करली ब्रैकेट्स के अंदर कलर, बैकग्राउंड कलर, ये वो डाल सकते हो तुम लोग। ठीक है, फिर बाद में HTML में कमेंट्स जो है वो HTML की तरह कमेंट्स थे, अभी यहाँ पे जो कमेंट्स है वो जावास्क्रिप्ट की तरह कमेंट्स रहते हैं। differences is trivial. The list of differences is quite short and thus easy to adopt. Now, maybe you're still worried, but I have a lot of existing HTML. Won't that be a hassle to convert into JSX? Well, the good news is that's easy. There are multiple ways to handle it. Honestly, since there are only a few differences between HTML and JSX, I typically convert existing HTML with a simple find and replace. The list of differences is so small that it typically only takes me a moment. But there's also an online HTML to JSX compiler and an NPM package called HTML to JSX that you can use. With this online HTML to JSX compiler, you enter your HTML on the left and it displays the resulting JSX on the right. तो ये देखो, अगर तुमने यहाँ पे डिव बनाया, क्लास दिया ऑसम, स्टाइल दिया बॉर्डर :1 पिक्सल सॉलिड रेड, और बाद में नीचे लेबल लिया, फॉर यूज किया नेम, फॉर तो ठीक है अपन ने देखा है। तो खाली यहाँ पे क्या चेंज हुआ? क्लास नेम की जगह, क्लास के जगह यहाँ इन्होंने क्या लिखा?
सिर्फ क्लास की जगह क्या लिखा, क्लास नेम लिखा। स्टाइल जो इक्वल टू बॉर्डर लिखे थे, सिर्फ यहाँ पे स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर जो बॉर्डर लिखे थे अपन, अब खाली वो बॉर्डर डबल कोट्स के अंदर क्या आ गया, डबल As you can करली see, the two ब्रैकेट आ sides गया, और बॉर्डर कोलन जो नॉर्मल लिखते थे तुमने वैसे लिखा। फिर बाद में यहाँ पे एक फॉर बोल के था जो अपन वैलिडेशन वगैरह के लिए यूज करते, तो खाली इसमें HTML फॉर बोल के लिखा, बाकी सब पूरा का पूरा JSX और HTML ही क्या है, सेम है। खाली चार डिफरेंस है, वो चार डिफरेंस अगर तुम्हारे पास HTML है उसको अगर JSX में कन्वर्ट करना है तो ये चार डिफरेंस को रिप्लेस करके तुम लोग कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। on the left to show the core differences. Now, if you have a lot of HTML to convert to JS, like this at a set of files and convert your HTML in bulk. The second common React requires a build snippet. In practice, this is frankly worrying about needing a you'll want to minify your code to save bandwidth. रिएक्ट में क्या है, Doing बहुत JSX सारा is just चीजें another सेटअप करना पड़ता है, लेकिन आजकल वो सब सेटअप बहुत इजी हो गया है, क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू, क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू which ये I've बहुत mentioned इजी हो earlier गया। is the most popular option today. And it also minifies and bundles your code and even includes automated testing support, so you don't even need to configure your development or production build environment to work with JSX. This all just happens automatically. ये वर्जन कॉन्फ्लिक्ट भी अगर रिएक्ट क्या The कर third रहा है, concern is डेली डेली अलग अलग वर्जन रिलीज कर रहा है, उसके कॉन्फ्लिक्ट्स आते थे पहले, बट कोडमॉन अपन ने देखा राइट, वो जो रिएक्ट रिलीज करता है हर कोड को कन्वर्ट करने के वास्ते, ठीक है। तो पहले जो रिएक्ट था ना वो क्लास कंपोनेंट में था, अभी जो रिएक्ट है वो फंक्शन कंपोनेंट में है। हुक्स वगैरह 16 वर्जन के आगे आ गया है। आउटडेटेड रिसोर्सेज ऑनलाइन में अभी भी अगर तुम गूगल वगैरह the fourth करोगे तो concern क्लास is old कंपोनेंट stuff के सिंटेक्स मिलते हैं तुम लोगों को, लेकिन ठीक है वो थोड़ा सा एडजस्टेबल है। डिसीजन फैटिक वो वापस मैंने वही बोल रहा हूँ The fifth and final कि mobile app with React रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप ये हम लोगों को हेल्प करेगा, जो कि सब सब चीजें तुमको डाल के दे देता है साथ में ही, मतलब सब मैक्सिमम चीजें तुमको डाल देता है, ठीक है। तो ये सब चीजें है कि जो हेल्प करते हैं तुम ProSite लोगों के। offers a suggested React learning path with beginner, intermediate, and advanced courses. If you aren't yet up to speed on modern JavaScript, check out React Fundamentals and Building Applications with React and Flux. Both teach React using React's create class syntax and plain ES5 JavaScript. If you're comfortable with modern JavaScript or ready to learn by example, check out React.js Getting Started. After that, you're ready for courses on React Router and Redux, techniques for writing scalable React apps, steps for building your own React development environment, styling your React components. सो अगर तुम ये अभी आगे अपने को रिएक्ट पढ़ना है तो ये पाथ्स में जाएंगे हम लोग, तो तुम लोगों को भी पढ़ना है, तो तुमको मैंने बताया कि ये प्लूरल साइट का एक्सेस कैसे कर लेते हैं, कैसे सेल्फ लर्नर बनते हैं, कैसे सेल्फ लर्नर तुम बन सकते हो। यहाँ पे तुम अगर रिएक्ट के पाथ में जाएंगे, ठीक है, बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन विथ रिएक्ट में जाएंगे तो ये तुमको पूरा पाथ दिखेगा। तो अभी अपन ने ये बिग पिक्चर किया, गेटिंग स्टार्टेड भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसके आगे अपन गेटिंग स्टार्टेड ही करेंगे। अब ये इसमें डिटेल्स में जाएंगे ये कोर्स के, तो यहाँ पे मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का एक सेक्शन उसने बनाया है। इसने उसने इकमा स्क्रिप्ट, ये वेरिएबल्स तो तुमको पता है, एरो फंक्शन भी पता है, ऑब्जेक्ट लिटरल्स हम लोग देखेंगे, डीस्ट्रक्चरिंग एंड रेस्ट ऑपरेटर हम लोग देखेंगे, टेम्पलेट स्ट्रिंग टेम्पलेट ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को बताया है, बैकटिक के अंदर अपन जो भी लिखते हैं डॉलर और इंटरपोलेशन के थ्रू उसको टेम्पलेट स्ट्रिंग बोलते हैं, क्लासेस भी तुम लोगों को बताया है, और प्रोमिसेस एंड अवेट। तो ये सब चीजें, ये सब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट चीजें हैं, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट चीजें हैं, वेरिएबल्स, एरो फंक्शन, ऑब्जेक्ट लिटरल्स,
destructuring and rest and spread operator, template string, classes और promises। तो ये सब चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे कल से। तो ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के चीजें हैं। ये सब चीजें का यूज रिएक्ट बहुत करता है, इसीलिए हम लोग इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन अभी तक किसी को कि रिएक्ट अपन क्यों यूज कर रहे हैं, रिएक्ट क्या रहता है, कैसे यूज करते हैं? मतलब अभी तो सिर्फ रिएक्ट क्यों और दो इंटरव्यू मेन क्वेश्चन, दो तीन के व्हाट इज रिएक्ट पूछता है सबसे पहला क्वेश्चन। व्हाई डू यू यूज रिएक्ट, क्योंकि दूसरे चीजें भी है मार्केट में, क्यों तुमने तुम्हारे प्रोजेक्ट में एंगुलर क्यों नहीं यूज किया? तो इसका आंसर तुमको देते आना चाहिए, क्योंकि रिएक्ट ऐसा है वैसा है, जो भी है तुम लोग अपना आंसर फॉर्म करो। इतना 2 घंटे का, मतलब मैंने 1.5 घंटे के 2 लेक्चर्स है, उसमें से तुम खुद अपना आंसर बनाओ और एक आंसर फ्रेम आउट करो। इवन मैंने यहाँ पे नोट्स लिखे कि क्यों रिएक्ट, और हमने व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर फ्रेमवर्क्स लाइक एंगुलर एंड ये 3 क्वेश्चन के रट्टा मारना जरूरी है। इसको तुमको खुद से बोलना आना जरूरी है। यहाँ पे खाली सुनने से कुछ नहीं होगा, 10 बार बोल रहा हूँ। इंटरव्यूअर तुमसे पूछेगा, मेरे से नहीं पूछेगा। तो तुमको ये पूरे आंसर देते आना चाहिए, ये तीनों आंसर बहुत जरूरी है। अभी 1 महीने के बाद से तुम लोग सब इंटरव्यू देना चालू करोगे, 20 दिन में रिएक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम लोग सब इंटरव्यूज देना चालू हो करोगे। तुम्हारा HTML CSS हो गया, तो तुम लोग इसके साथ तुम लोग कर सकते हो। हाँ, नोट्स शेयर करता हूँ मैं। हाँ बोलो मोहम्मद इसमें। इसका इस टाइम फोटो। हाँ, इसका फोटो भेजता हूँ, हाँ। ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं आगे का करने को।